कि 17 दिन के अनशन में उन्होंने सरकार के 3 मंत्री और मेरे पिताजी जो बीजेपी के अंदर थे, चारों को सेंट्रल जेल जयपुर के अंदर भेजा। जेल में वार्ता हुई पहली बार हिस्ट्री के अंदर, और जेल में वार्ता होने के बाद हमारी तमाम मांगे मानी। करंट में पेपर लीक हुए थे और पैसों में हुए थे, और उनका ये कहना कि उनके पीएसओ ने जो पेपर आउट कराया वो संजय श्रोत्रिय के बहुत क्लोज था पीएसओ, और चूंकि अशोक गहलोत का पीएसओ था, संजय श्रोत्रिय आता था तो वो कहता था मेरे को जल्दी मिला दो साहब से, तो पीएसओ ही होता है सब कुछ मिलाने वाला। जब लगा कि दिल्ली कूच होगा और दिल्ली में बैठे आकाओं ने इनको कहा कि तुमने क्या कर दिया, राजस्थान में बवाल खड़ा हो गया, तो आरएलपी के संघर्ष के आगे, क्योंकि एक बार ये मुद्दा मृत हो गया था, ये मुद्दा खत्म हो गया था कि भर्ती रद्द भी हो सकती है, आरएलपी ने और हमने इस मुद्दे को जिंदा किया जब वो अभ्यर्थी हमारे पास आए कि न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस संघर्ष से हाईकोर्ट ने फैसला दिया और हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द करते हुए सरकार को फटकार लगाई और आरपीएससी पुनर्गठन की बात के लिए भी उनको निर्देश दिए। राम साहब खमा गणी आप घणो घणो स्वागत है झलको मीडिया पर। मैं नंदिता आपरे साथ, और हमारे साथ मौजूद है नागौर सांसद और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल। सुप्रीम कोर्ट को कल फैसलो आयो और एसआई भर्ती के लिए आप लंबो आंदोलन कर्या, शहीद स्मारक पर इतना दिन तक जो है इस तरीका प्रदर्शन करियो, और आखिरकार जो है फैसलो आयो हो। बिन सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी करियो गयो, और अब सुप्रीम कोर्ट भी पहला वाला फैसला पर ही अडिग है, और जो सिंगल बेंच को डिवीजन को फैसलो हो भी तहत रद्द रखी है। तो कई लगे कि जल्द फैसलो देने की भी बात बोली हाईकोर्ट ने। देखिए, कायदा तो ये था कि जब भजनलाल सरकार बनी थी, बीजेपी की सरकार बनी, तो बीजेपी के नेताओं ने बड़ा हुड़दंग किया सड़कों पे, सिर्फ पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए कि अशोक गहलोत सरकार में जो भी पेपर लीक हो रहे हैं, जैसे रीट के पेपर जो शिक्षक भर्ती थी उसके पेपर आउट हुए, हमने भी लड़ाइयाँ लड़ी, सड़कों पर संघर्ष किया, एक लेवल 2 को निरस्त भी कराया, पार्लियामेंट के अंदर मामला उठा, यहाँ सिविल लाइन फाटक पे बड़े प्रदर्शन किए, बीजेपी के नेता भी लड़ाई लड़ रहे थे कांग्रेस के खिलाफ, मैं भी लड़ रहा था। लेकिन एसआई भर्ती और आरपीएससी पुनर्गठन को लेकर बीजेपी के नेताओं ने ये बात रखी, उनके प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष तीनों जब 23 में राजस्थान की रैलियों के अंदर आए तो उन्होंने ये बात कही कि अगर हमारी सरकार बनी तो एसआई भर्ती को हम रद्द करेंगे, आरपीएससी का पुनर्गठन करेंगे यूपीएससी की तर्ज पे, और पेपर माफियाओं को पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। प्रधानमंत्री की वर्डिंग थी। सरकार आए लगभग 2 साल होने वाली, 1 महीने बाद 2 साल के अंदर कोई नई गिरफ्तारियाँ नहीं हुई है। पेपर लीक करने वाले भी आपके 65 के करीब शायद लगभग पकड़े गए ट्रेनी एसआई, और आरपीएससी का रोजगार देखिए, अभी भी जो 2 दिन पहले पेपर हुआ उससे पहले हुआ चपरासी का दूध, आप देखिए किस किस तरीके से डमी बैठ रहे हैं। रुक नहीं गए भजनलाल से कुछ भी नहीं रुका। कांग्रेस बीजेपी ने सांठगांठ करी, और भजनलाल सरकार जो आते ही ये कह रही थी, मंत्रिमंडल उप समिति बना के, उप समिति की रिपोर्ट, डीजी की रिपोर्ट, एजी की रिपोर्ट और एसओजी की रिपोर्ट की भर्ती रद्द होनी चाहिए। इसमें 859 में से 500 से ज़्यादा फर्जी थानेदार हैं। लेकिन बाद में सरकार बदल गई और उसी सरकार ने ये कहा कि भर्ती रद्द नहीं होनी चाहिए। और जैसे ही हाईकोर्ट ने कहा, जब लंबा आंदोलन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने किया, लाखों लोग, जब लगा कि दिल्ली कूच होगा और दिल्ली में बैठे आकाओं ने इनको कहा कि तुमने क्या कर दिया, राजस्थान में बवाल खड़ा हो गया, तो आरएलपी के संघर्ष के आगे, क्योंकि एक बार ये मुद्दा मृत हो गया था, ये मुद्दा खत्म हो गया था कि भर्ती रद्द भी हो सकती है, आरएलपी ने और हमने इस मुद्दे को जिंदा किया जब वो अभ्यर्थी हमारे पास आए कि न्याय होना चाहिए, अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उस संघर्ष से हाईकोर्ट ने फैसला दिया और हाईकोर्ट ने भर्ती को रद्द करते हुए सरकार को फटकार लगाई और आरपीएससी पुनर्गठन की बात के लिए भी उनको निर्देश दिए, और आरपीएससी के सदस्यों पर गंभीर आरोप हाईकोर्ट ने लगाए। चाहिए तो ये था कि सरकार को आरपीएससी के सदस्य संगीता आर्य, मंजू शर्मा ने रिजाइन दिया, संगीता आर्य के खिलाफ कड़ी कार्रवाई सरकार को करनी, अभी तक नहीं की, जबकि आपको पता है संगीता आर्य चुनाव भी लड़ी हुई कांग्रेस पार्टी से 2 बार। तो ये हालात राजस्थान के अंदर है। हाईकोर्ट का जैसे ही फैसला आया, एक मंत्री को तो भजनलाल जी ने खुदा दिया हमारे क्रेडिट के लिए कि हमने किया। भजनलाल जी का खुद का बयान, हम अपील नहीं करेंगे, हमारी एसआईटी थी, हमारी एसओजी थी, जिसके परिणाम स्वरूप हाईकोर्ट ने आदेश दिया, भर्ती रद्द हुई, हमने भर्ती रद्द कराई। सरकार क्रेडिट लेने के लिए दौड़ रही थी। और थोड़े दिनों बाद जैसे डीबी का फैसला आया, डीबी के अंदर कुछ लोग गए तो डीबी ने उस हाईकोर्ट के आदेश को स्टे किया। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो अभ्यर्थी गए जो भर्ती रद्द कराना चाहते थे, और सुप्रीम कोर्ट ने कल सरकार को कड़ी फटकार लगाई। और दोगलापन सरकार की ये दिखा कि एक तरफ तो भजनलाल जी कह रहे थे कि हम अपील नहीं करेंगे और भर्ती रद्द के आदेश को मान लेंगे, हाईकोर्ट के आदेश को।
दिल्ली में सरकारी वकील ये कहता है कि जितने भी सेलेक्ट हुए हैं, चाहे वो फरार है या दूसरे, उन सबको ट्रेनिंग कराओ, उनको पोस्टिंग दो। आप बताइए, सरकार का दोहरा चरित्र कल सुप्रीम कोर्ट के सामने खुल के आया और कल फिर राजस्थान सरकार की और मुख्यमंत्री की जग हंसाई देखने को मिली कि सरकार की कथनी और करने के अंदर कितना अंतर है। हम इस लड़ाई को आखिर तक लड़ेंगे। डीबी में फैसला होगा, निश्चित रूप से डीबी को फैसला करना पड़ेगा, और डीबी में अगर विपरीत फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में बड़े लॉयर खड़े होंगे, सुप्रीम कोर्ट में वापस नए सिरे से लड़ाई को लड़के आखिर राजस्थान के नौजवान को जीत दिलाएंगे, जो हमारा कमिटमेंट है। क्रेडिट की बात आप करिए और आप क्या कि भजन लाल जी का एक मंत्री जो है बैंक ऊपर कुदा दिया आपके, तो क्रेडिट की लड़ाई में देखने मिलियो कि किरोड़ लाल जी खुद कह रहा कि मैं इस तरीका करियो और आप भी हाँ भी दौरान, तो काफी कहा सुनी एक दूसरे के बीच अभी बात करा दूं, उनको पूछो उन्होंने क्या किया। अब वापिस पूछो ना आप उनको कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कर दिया आप लोगों ने। सरकार का अंगी वो है, वो अलग से तो कुछ है नहीं। सरकारी तंत्र है, मंत्री भी सरकार है, मुख्यमंत्री भी सरकार है। जब सरकार वहाँ ये कह रही सुप्रीम कोर्ट में कि जितने भी फरार है और बचे हुए लोग, उन सबको ट्रेनिंग करा दो साहब, ट्रेनिंग करा के ये कर दो, तो ये तो एक तरीके से सरकार का दोगलापन हो गया। एक तरफ तो करेगा हमने भर्ती रद्द करा दी, हाई कोर्ट ने हमारे कहने से किया, ये क्या मतलब कोर्ट में भी अपनी इन्होंने कहा कि हमने करवाया, और अब बदल गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर। तो भजनलाल सरकार की कथनी और करने के अंदर अंतर है। मैं किसी भी व्यक्ति का टीका टिप्पणी नहीं करूँगा, लेकिन दुर्भाग्य इस राजस्थान का कि लोगों का माइंड सेट है यहाँ, एक बार कांग्रेस है एक बार बीजेपी, लोग भूल जाते हैं। लेकिन 28 के अंदर राजस्थान का नौजवान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तीसरे विकल्प के रूप में मान चुका है, और आरएलपी ही राजस्थान के नौजवान, राजस्थान के किसान और राजस्थान के मजदूर, राजस्थान के हर वर्ग की उम्मीदों पर खरी उतरेगी। पंचायत चुनाव के अंदर आरएलपी मजबूती के साथ आपको आगे बढ़ती हुई दिखेगी, आपको लगेगा कि राजस्थान बदलाव की ओर है। अब जो ठग दिन में कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं, एक साल पहले कुछ कहते हैं, एक साल बाद कुछ कहते हैं, उन ठगों की दुकानें अब राजस्थान के अंदर नहीं चलने वाली। तीसरा मोर्चा की आप बात करें तो आरएलपी को जो है प्रदर्शन अभी आप काफी ज्यादा चल रही है। दूसरी तरफ जो आप मेवाड़ की बात करा तो बट बीएपी अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो कहीं बीएपी और आरएलपी साथ रहेगी दोनों, और हमारा कोई वैसे भी नहीं कहीं टकराव है। और चूंकि आरएलपी के बाद बीएपी का गठन हुआ और वो लगातार जनता के मुद्दों पर, ट्राइबल के साथ साथ तमाम मुद्दों पर लड़ते रहते हैं, तो निश्चित रूप से भारतीय आदिवासी पार्टी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी गठबंधन में रहेगी। उनकी इच्छा होगी तो मेरी तरफ से रेडी है मामला। और हम अगर गठबंधन करेंगे तो भीलवाड़ा, उदयपुर, राजसमंद और चित्तौड़, वहाँ कांग्रेस बीजेपी का सुपड़ा साफ कर देंगे। मैं जा रहा हूँ 27 तारीख को सूरजमाली को न्याय दिलाने का पाषण के अंदर, और निश्चित रूप से आप देखना कि मेवाड़ आरएलपी के साथ उठ के खड़ा हो गया। वही मेवाड़ है जहाँ बल्लभ नगर में भारतीय जनता पार्टी की आरएलपी ने जमानत जब्त कराई थी, जो आज बीजेपी उसी उम्मीदवार को ले जाकर जीता के लाई, उदयलाल डांगी। वो हमारा कैंडिडेट था जब उसने वहाँ के राजा को 3rd नंबर पर धकेला और बीजेपी के 17,000 वोट आए थे। ये वही मेवाड़ है जहाँ आरएलपी का कपासन में अच्छा प्रदर्शन रहा। इस बार भी अच्छा 30,000 के लगभग वोट हम लाए थे, और इस बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी मेवाड़ के अंदर मजबूती से लड़ाई लड़ेगी। और उसका परिणाम अगर आप देखना कि आरएलपी का आगे क्या फ्यूचर है, तो आपको 27 तारीख के बाद मेवाड़ के अंदर नजर आएगा। जब हम बड़ी रैलियाँ मेवाड़ में करेंगे तो मेवाड़ का सर्व समाज, मेवाड़ का ट्राइबल, मेवाड़ का ओबीसी, मेवाड़ की एससी, मुस्लिम, सर्व समाज, राष्ट्रीय लोकतंत्र, मेवाड़ के लोग लड़ाके हैं। वो चाहते हैं कि हम उड़ जाते हैं। लोग क्या कहते हैं, एक को हराओ और एक को जीताओ, इसमें लगता है। तो मेवाड़ के लोगों ने मान लिया कि हम आरएलपी के साथ जुड़ के एक बार राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सत्ता लाएंगे, ताकि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो। ये आपको 27 तारीख को मेवाड़ के अंदर देखने को मिलेगा, जब उसको न्याय दिलाने हम जाएंगे, उसको 100% न्याय दिला के उठेंगे वहाँ से। एक और चीज देखने को मिली कि नरेश मीणा जो काफी दिनों तक इस मार्ग पर बैठा, अनशन पर बैठा, और वे भी कटे ना कटे एक दिन जिस दिन माँ को बड़ो आंदोलन हो रही हो, लोग इकट्ठा हुआ, तो खुद की पार्टी की घोषणा करने की तरफ इशारों भी करिया। हाँ, तो कहीं लगे कि वे भी खुद की पार्टी अच्छी बात है। जितनी पार्टियां बने उतना ही बढ़िया, सारे मिलके फिर लड़ लेंगे। अलग अलग इलाकों में अलग अलग पार्टी का प्रभाव होगा, तो उनको वो पार्टी बनाना तो अच्छी बात है। मैं वो जो संघर्ष करें उसमें साथ मिलने गया था मैं अस्पताल, मैंने आग्रह भी किया कि इसको अनशन को तोड़ें। हमने भी सरकार के अंदर ही बात करी 2-3 जगह जहाँ समझदार लोग, इस भजनलाल सरकार में समझदार कोई है नहीं, किससे बात करें बताओ। जो भी 2-3 समझदार आदमी हैं, समझदार अधिकारी, समझदार, उनको कहा कि भाई तबीयत खराब हो रही है, कुछ मांगे आप इनकी माने। चूँकि स्कूल त्रासदी सरकार की गलती थी, उन अधिकारियों की गलती थी, तो सीबीआई जांच करा के उनको गिरफ्तार करें उन अधिकारियों, जिनकी वजह से 7 बच्चों की जान गई, जो 6 ट्राइबल का था, एक ओबीसी का था।
और लोकसभा के अंदर भी इस मामले को हमने पुरजोर तरीके से उठाया, बेल में घुसे और लोकसभा की कार्रवाई स्थगित कराई हमने। उदयपुर और नगीना के सांसद दोनों, डूंगरपुर बांसवाड़ा और नगीना के सांसद मेरे साथ थे उस लड़ाई के अंदर। आपने देखा भी होगा कि 10 के करीब और सांसद भी थे जो थर्ड फ्रंट के थे देश में। तो हम तो लड़ाई लड़ी रहे हैं और नरेश जो लड़ाई लड़ रहा उसमें हम उसके साथ नरेश कर मेरा आग्रह रहेगा, छोटा भाई हमारा। अभी हम चाहते हैं किसी न किसी तरह विधानसभा और लोकसभा के अंदर पहुँचे। तो स्वास्थ्य सबसे पहले भूख हड़ताल उस सरकार के सामने की जाती है जो समझदार हो। ये तो ना समझ लोग हैं, ये क्या जानते हैं? भजनलाल जी बताओ, कुछ नहीं जानते। न इनके कोई सिस्टम है, अधिकारी जो कह देते हैं वो हाँ कर देते हैं, वापस ना कर देते हैं, कभी कुछ कह देते हैं, कभी उसी बयान को बदलते रहते हैं। और नई सरकार में मंत्री समझदार है, ज़्यादातर मंत्री यही चाह रहे हैं कि भाई जितने दिन मौका लगा चौका मारो, मजे लो और भाग जाओ, क्यों वापस तो आना नहीं, ये अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। तो नरेश से मेरा आग्रह है कि वो इस भूख अनशन को समाप्त करें। हम भी बात करें, वो बीच का रास्ता निकल जाए तो अनशन समाप्त करना चाहिए, उसके बाद हम सड़क पे वापस लड़ाई लड़ेंगे। जब ये अनशन कर रहा था मेरे से दूरभाष, मैंने मना किया था, मैंने कहा अनशन मत करना। मैंने अनशन के लिए मना किया क्योंकि मैंने विश्वविद्यालय का जब अध्यक्ष था, भैरू सिंह जी CM थे, उस समय 17 दिन अनशन किया। तब भैरू सिंह जी की समझ थी कि 17 दिन के अनशन में उन्होंने सरकार के 3 मंत्री और मेरे पिताजी जो बीजेपी के अंदर थे, चारों को सेंट्रल जेल जयपुर के अंदर भेजा। जेल में वार्ता हुई पहली बार हिस्ट्री के अंदर, और जेल में वार्ता होने के बाद हमारी तमाम मांगे मानी और सरकार जेल के अंदर आई, सरकार झुकी और उस अनशन का सम्मान हुआ। छाते तुम अभी अनशन का सम्मान करने वाला है कौन, बताओ मुझे? कोई नहीं है। तो न विपक्ष है, बताइए, कांग्रेस पार्टी का कोई बयान तक नहीं आया। नरेश के लिए देना चाहिए। एक कांग्रेस के नेता बोलते हैं, तो हमारी यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष रहे हैं, इसलिए उनको लगता है कि भाई मिनिस्ट्री निकले तो कहीं कहीं हमें हमारी बात अलग से कहनी थी। वो पार्टी का बयान नहीं, उनका व्यक्तिगत बयान है। तो कांग्रेस को भी इस मामले के अंदर बीजेपी के खिलाफ बात करनी चाहिए। कांग्रेस क्या करती है, वो सोचती है विपक्ष वही है, बाकी कोई नहीं। और जब जरूरत पड़ती है तो इंडिया अलायंस में हमारा उपयोग कांग्रेस पार्टी ने किया। मैं और अगर BJP नहीं होते तो कांग्रेस की इन सीटों का तो मतलब नहीं आने का। कांग्रेस तो 2 बार 0-0 पे थी राजस्थान का, हमारी वजह से ही 11 का खाता राजस्थान का खुला था कांग्रेस पार्टी का। ये दुर्भाग्य राजस्थान का। नरेश मीणा, जब आप बात करिए दूरभाष पर बीटे में सचिन पायलट जी ने भी फोन करी। अभी भी बहुत उम्मीद कर रहा है सचिन पायलट जी शायद बहुत मिली, लेकिन अभी तक सचिन पायलट जी बहुत मिलने नहीं गए। सचिन पायलट जी को टाइम नहीं मिला होगा ना, अभी उनको बिजी होंगे विदेश यात्रा में और कोई काम में। उनका क्या काम ज़्यादा रहता है ना, पूरा देश के नेता और देश के अंदर उनको समय समय जाना पड़ता होगा। हो सकता है कि राजस्थान ज़्यादा और आवश्यक काम उनका हो गया होगा, तो मिल नहीं पाया। समय मिलेगा तो मिल जाएंगे 4-6 महीने में कभी भी। अच्छा, वो पूरा मामलो झालावाड़ वाला तो चल रही है, पर जो झालावाड़ से विधायक है पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, वे चू तक नहीं कर रहे। जो बटा का सांसद तो चू कहाँ करेंगे? जब भजनलाल को बनाया जब भी चू नहीं निकली, उनकी पर्ची खोलनी पड़ी उनको भजनलाल की। नहीं तो उनकी जगह कोई दूसरा होता तो पर्ची को खा जाता या फाड़ के फेंक देता, बन जाता मुख्यमंत्री, कहता था मेरा ही नाम है पर्ची। तो करना चाहिए था और क्या। अरे भाई भजनलाल जैसे आदमी का नाम उनसे पढ़वाया तो इससे बड़ा अपमान उनका नहीं हो सकता। अब पता नहीं कौन सी लड़ाई लड़ रहे हैं अंदर अंदर, चुप बैठने वाले तो नहीं है वसुंधरा जी, कुछ न कुछ कर रहे होंगे। MLA तो उनके साथ ज़्यादा है, आज 65-70 विधायक उनके पास है। कोई बड़ी बात नहीं, कुछ और भी गड़बड़ हो सकती। पहले परंपरा जब पायलट साहब मानेसर ले गए थे, 19-20 को ले गए, हम भी BJP के साथ थे 3+72, हम भी चाहते गहलोत हटे और पायलट बने। हमने प्रयास किया था इस बात का, पायलट को बढ़ाने का प्रयास किया। हो सकता है कोई नया समीकरण बने राजस्थान। मेरे पास तो विधायक नहीं है, लेकिन अगर भजनलाल जी को हटाने के लिए कोई कोशिश करेगा तो मैं भी साथ हूँ उसके अंदर, निश्चित। खुली बात बोल रही हो। 100% हम तो चाहते हैं भजनलाल से मुक्त हो राजस्थान। खुद कुछ जानते नहीं, दूसरों को कुछ करने नहीं देते, पूरा कुनबा लूट खसोट करने में लग गया, सारा प्रॉपर्टी डीलिंग कर रहे हैं सारे तथाकथित साले बेटे सारे लोग लग गए। तो फिर कहाँ जाएगा राजस्थान, बताओ? मुख्यमंत्री हाउस से अगर भ्रष्टाचार चल रहा है, मुख्यमंत्री ऑफिस में भ्रष्टाचार चल रहा है, जिस हिसाब से जातियाँ पूछ के पोस्टिंग दी जा रही है, इस तरह के काम किए जा रहे, तो कैसे काम चलेगा राजस्थान? गलत दिशा में जा रहा है राजस्थान। कौन दड़ी दौड़ी इस राजस्थान का, बताओ? कांग्रेस तो चुप है, डरे में कांग्रेस के लोग कि बोलते ED CBI आ जाएगी, मैं जोशी की तरह गिरफ्तार कर लेंगे। तो कांग्रेस ही तो दिन में बयान देते हैं, रात को भजनलाल से मिल लेते जाके, साहब कोई बयान गलत तो नहीं देते, माफ़ करना हमारे। ये कांग्रेस पार्टी की जाति पूछ पोस्टिंग वाली बात आप बोली, तो यूं पहले राजस्थान में जाति देकर पोस्टिंग नहीं होती ना, ज़्यादा होने लग गया ना, ऐसा नहीं होता। देखिए जातियों को हमेशा सम्मान मिला राजस्थान के अंदर, और पॉलिटिक्स अब धीरे धीरे जाति आधार पर चलने लगी देश की। और लेकिन एक जाति से कभी कुछ नहीं होता, एक जाति के साथ 2, 3, 4, 5 जातियाँ आती तब जाके नया कुछ बनता है। जाति आधार पर पोस्टिंग होती होगी, लेकिन भजनलाल जी के यहाँ तो पता ही नहीं चल रहा
कौन पोस्टिंग करा रहा, किसकी चल रही है, कितने पावर सेंटर, इस बात का अभी तक पता नहीं चला। दिल्ली में भी 3-4 पावर सेंटर है, यहाँ भी 3-4 पावर सेंटर है, बेटे का साढ़े का अलग पावर सेंटर, कुछ प्रॉपर्टी डीलरों का अलग है। तो भजनलाल जी खुद तो डूबेंगे, राजस्थान को ले डूबेंगे, ये तय है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस करया और जो पीएसओ वालों बहुत चल रही हो कि बांग पीएसओ जो है पकड़ियो गयो, तो बे हम बोले है कि हमारा पीएसओ ने भी अगर रुपया देर पेपर खरीदना पड़ियो तो आप देखो कि बड़े फ्री नहीं मिल रही हो, तो ये बात ने आप क्या देखो, कई बे स्वीकार वो स्वीकार ये करें, पेपर लीक हुए थे और पैसों में हुए थे। और उनका ये कहना कि उनके पीएसओ ने जो पेपर आउट कराया वो संजय सोत्रिया के बहुत क्लोज था पीएसओ, और चूंकि अशोक गहलोत का पीएसओ था, संजय सोत्रिया आता था तो वो कहता था मेरे को जल्दी मिला दो साहब से, तो पीएसओ ही होता है सब कुछ मिलाने वाला। तो जल्दी मिलाने के एवज में उसने पेपर ले लिया कि मैं आपको मिलाता था ना चेयरमैन साहब बार साहब से, उस बात के लिए उसने पेपर लिया। पर भाई ये बात पल्लो भी झाड़ रही कि सीएम के साथ 80 पीएसओ रहे हुए, मैं मन भी आदमी के साथ कभी देखा हो कि जो इस तरीका इल्जाम लगा रही हो कि वो तो उनका पीएसओ तो उन्हीं का नाम आएगा। आज मान लो मेरा पीएसओ पकड़ा जाएगा, मेरा ड्राइवर पकड़ा जाए, कोई होगा तो निश्चित रूप से कीचड़ तो उछलेगा ना उस बात में, उंगली तो उठेगी, उंगली सही उठ रही है क्योंकि सारे पेपर गहलोत सरकार के टाइम में आउट हुए, सारे अशोक गहलोत के इर्द गिर्द के लोगों ने किया आउट, सारे उनके मंत्री, उनके मेंबर, चेयरमैन सारे उनके ही थे, तो बचाए उन्होंने उन लोगों को। और चूंकि उनकी मजबूरी थी क्योंकि वो सरकार बचा रहे थे, तो सरकार जब बचा रहे थे तो हर कोई पेपर ले रहा था कि साहब हम एमएलए का वोट आपको जब दें जब आप मेरे 4 आदमी नौकरी लगाओ तो कर लो पेपर आउट। सुपर सीएम बन गए थे उनके समय में लोग, और बहुत बुरा हालात था राजस्थान में। और उस समय सचिन पायलट जो कह रहे थे कि आरपीसी बंद करो ऐसे, वो अपने वादे को भूल गए। मैं उनको भी याद दिलाना चाहता हूँ, उनको भी अपनी बात पे खरा रहना चाहिए। अच्छा, लास्ट सवाल मारो आप वो है कि अभी जो है काफी वो ट्रेंड चल रही हो कि कौन नेता कत्ती भीड़ लेट जावे खुद के साथ में। हाल ही में के विष्णु खिंसर गया हाथ, तो बट काफी बड़ी मात्रा में भीड़ आई, तो अकटे न अकटे सोशल मीडिया पर जो समर्थक है पार्टियां, आज आपका समर्थक हो चाहे बांग बीच में वोट चल रही है कि कौन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और एक स्ट्रॉन्ग होने को जो है भीड़ अंदाजो लगाने जा रही है। तो भीड़ तो सब ज्यादा 16, 17, 18 और अभी रैलियां करी मेरे साथ ही है राजस्थान, 7 लाख, 5 लाख, 8 लाख किसी के पास नहीं स्टेट का, तो हो गई फिर तो वोट मुझे मिल जाना चाहिए राजस्थान का पूरा। भीड़ तो सब ज्यादा, भीड़ उसी के साथ जाती है। एक तो किराए की भीड़ लाना, मान लो बाड़मेर जोधपुर से आप अपने 50 रिश्तेदारों के तो 50 गाड़ी लेके आओ, एक दिन मेरे लिए करो, एक दिन मेरी इज्जत का सवाल, तो 50-100 गाड़ी साथ चल पड़ेगी, वो एक भीड़ होगी घंटे भर की। एक रोज ही भीड़ लेके जो जा रहा है, हम भीड़ ले जाते नहीं, अपने आप लोग आते हैं। अब मैं जा रहा हूँ कपासण, तो कपासण आप देखना हजारों लोग आएंगे, अपने आप आएंगे, सब गाड़ियाँ रास्ते में, तेल भी खुद ही डलाएंगे। और भीड़ जो हमने रैलियां करी राजस्थान के अंदर, उसके बाद लोग उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा की रैलियों को भूल गए। तब पहले उनकी बड़ी रैलियां मानी जाती थी, फिर लोग कहने लगे कि बाड़मेर जो नागौर की जो रैलियां थी, चाहे जयपुर की रैलियां थी, वो देश की बड़ी रैलियों में शुमार थी। तो हमने यहाँ के नौजवानों को इकट्ठा किया, किसानों का विश्वास जीता। हो सकता है कि जितनी तादाद के अंदर लोग हमारे साथ उतना वोट नहीं मिला, उसका कारण था सब जगह चुनाव नहीं लड़ाया हमने। अब की बार 60 जगह लड़े, पिछली बार 57 जगह लड़े। अगर 200 जगह लड़ते तो 20 लाख वोट आते, और वोट बढ़िया संसाधन और साधन और टीम के साथ लड़ते तो 20 लाख 80 लाख में चला जाता। अब की बार 28 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी 120 की स्पीड चलेगी राजस्थान के अंदर, सुनामी चलेगी आरएलपी की, और कांग्रेस और बीजेपी का पता ही नहीं चलेगा। इस तरह नौजवान करवट लेगा। इन हालातों से इतने दुखी हो गए लोग, आप देखिए सड़क पे रोज एक्सीडेंट, नशा, जिस तरह आत्महत्याएं, कोटा से लेकर तमाम जगहों स्टूडेंट आत्महत्याएं कर रहा है। लोग इसके लिए किसको जिम्मेदार माने, बताओ मुझे। आखिर जिम्मेदारी कोई ना कोई तो तय करेगा, सरकार की जिम्मेदारी नहीं। सरकार कुछ नहीं करती, किसी सरकार पल्ला झाड़ लेती है, लोग बेचारे मर जाते हैं, मुआवजे के लिए बैठे रहते हैं, उनको लाठी डंडों से पीटा जाता है। यहाँ अघोषित इमरजेंसी है देश और प्रदेश के अंदर। इंदिरा गांधी ने तो एक बार इमरजेंसी लगाई थी, लेकिन मोदी जी ने और स्टेट में भजनलाल और इन लोगों ने मिलकर, इस वक्त कांग्रेस भी मिली बीजेपी के साथ, कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को लूटना चाहते हैं। अघोषित इमरजेंसी इस देश के अंदर लगी हुई है, इसका परिणाम देश की जनता को भुगतना पड़ेगा। समय रहते लोगों को एक और लड़ाई की आवश्यकता है, और वो लड़ाई हम अग्निवीर को लेकर दिल्ली की ओर जब हमारा कूच होगा तो उसमें आपको लगेगा कि देश के अंदर अभी भी ऐसे लोग बैठे हैं जो जवान, किसान और अपने लोगों के लिए अपने पद और ऐशो आराम छोड़ के लोगों के साथ खड़े, अपना कमिटमेंट निभा रहे हैं। अग्निवीर का बड़े आंदोलन की घोषणा हम जल्दी करेंगे और दिल्ली घेरेंगे हम उस मामले को लेकर, जिस बार हरियाणा, यूपी, दिल्ली का नौजवान भी हमारे साथ होगा। तो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल जी ने आप सुनिया एसआई पे बात करी है, और
2028 के लिए दोनों पार्टियां ने चुनौती अभी से दे रिया है कि 2028 में आरएलपी की जो है इस तरह की लहर चल रही 120 की स्पीड। ये पूरा वीडियो पर आप पर आए विचार है कमेंट में लिखकर जरूर बताओ। साथ ही वीडियो ने ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो और बनाए रखो झलकों पर आप प्यार और विश्वास। राम राम।